चांसेस होते हैं। तो ये पहला कारण जो है रिमेटिक हार्ट डिजीज, दूसरा है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होना, सेकंड है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, फोर्थ है एंडोकार्डाइटिस और ल्यूपस की कंडीशन या एसएलई की कंडीशन। ये 4-5 कॉजेस होते हैं। कॉज्ड इट इज कॉज्ड ड्यू टू congenital heart disease. कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मीन्स बाई बर्थ से डिजीज हो, बाई बर्थ से स्टेनोसिस हो, बाई बर्थ से कोई ऐसा पेशेंट हो जिसके बाई बर्थ से स्टेनोसिस हो रही है, जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, जो स्टेनोसिस का कंडीशन यानी जो वॉल्व है वहाँ पे प्रेजेंट आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व वो प्रॉपर तरीके से बाई बर्थली ओपन नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से पेशेंट को सेवरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकेंड क्या है, ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसा कि रूमेटिक फीवर हमने पढ़ा था, रूमेटिक फीवर। थर्ड, अब रूमेटिक फीवर मैंने बता दिया था अगले लेक्चर में ही, पिछले लेक्चर में हमने रूमेटिक फीवर पढ़ा था। थर्ड है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। फोर्थ क्या है, फोर्थ इसमें है एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, एंडोकार्डाइटिस वो होता है इन्फ्लामेशन इन द एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम वो लेयर होती है, हार्ट की इनर लाइनिंग जो लेयर होती है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। वहां पे अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी चांसेस होता है माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस होने के। फोर्थ क्या है, फोर्थ है यहाँ पे ल्यूपस की कंडीशन, ल्यूपस यानी SLE। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं, फिर उसके बाद कंजेनाइटल भी है। तो ये सारी जो है टॉपिक्स ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस हैं। तो माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस के बारे में तो हम लोग समझ लिए। अब माइट्रल वाल्व का डायमीटर चेक कर लेते हैं, डायमीटर जान लेते हैं। जो नॉर्मल माइट्रल वाल्व का डायमीटर होता है, माइट्रल वाल्व का डायमीटर normal diameter of atrioventricular valve, left atrioventricular valve, that is mitral valve, is 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो नॉर्मल ओरिफिस, जो माइट्रल वाल्व ओरिफिस है उसका जो डायमीटर होता है। अब इसमें जो माइट्रल स्टेनोसिस हो जाता है वो थ्री फॉर्म में बांटा गया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सबसे पहले जान लेते हैं सीवियर। जो सीवियर MS की कंडीशन कब डेवलप होती है, जब जो ओरिफिस होता है वो लेस देन और ऑब्लिक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यानी ये सीवियर कंडीशन है जब पेशेंट, इस कंडीशन में जो होता है वो पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है और पल्मोनरी कंजेशन की वजह से सेवरल और सारे बीमारियां डेवलप हो जाती हैं, यानी हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या बाईवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या बाईवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर के कंडीशन डेवलप हो जाते हैं इस कंडीशन में। तो पेशेंट का जो ओरिफिस जो होता है वो लेस देन या इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बच पाता है। मॉडरेट कंडीशन क्या होता है, मॉडरेट MS, मॉडरेट माइट्रल स्टेनोसिस की कंडीशन होती है बाई 2 to 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइल्ड, जनरली माइल्ड की कंडीशन जो होती है वो होती है एबव 2 और एबव 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये
3 क्राइटेरिया में बांटा गया है माइट्रल स्टेनोसिस को। आगे चल के पढ़ते हैं इसके जो होता है वो कॉजेज हमने पढ़ लिया, इसका नॉर्मल साइज पढ़ लिया, ओरिफिस पढ़ लिया। अब फिर इसके बारे में ये कैसे डेवलप्स होता है, क्या क्या इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस कैसे डेवलप हो जाते हैं, कौन कौन सी बीमारी अनडेवलप हो जाती हैं, वो देखते हैं। यहाँ पे हमने डायग्रामेटिक पढ़ रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर माइट्रल वॉल्व ये है, माइट्रल वॉल्व, ये माइट्रल वॉल्व है, तो अगर यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पा रहा है तो जो ब्लड आ रहा है, जो ब्लड पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग से, वो फिर यहाँ पे इकट्ठा होगा, अक्यूमुलेट होगा। एक मिनट, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे अक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकुलर में नहीं जा रहा है तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमारा हार्ट सिस्टोल में करेगा, तो कार्डियक आउटपुट उसका लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक आउटपुट नॉर्मली कार्डियक आउटपुट 70 ml है, कार्डियक आउटपुट 70 नहीं 5.04 लीटर पर मिनट है। एक मिनट में इतना चाहिए ही चाहिए हमारे हार्ट को। तो अगर प्रॉपर तरीके से इतना ब्लड कम से कम, अब ये किस पर डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट पे। अगर मान लीजिए हार्ट रेट मेंटेन है, तो हार्ट रेट मेंटेन है बट वहां पे जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 70 ml यहाँ पे कम से कम चाहिए। अब 70 ml यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे ब्लड जो है जो एक्युमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है इसके वजह से। तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगी तो यहाँ का जो हाइपरटेंशन है वो बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन जब बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल में हाइपरटेंशन बढ़ेगा, तो पल्मोनरी वॉल में हाइपरटेंशन बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, पल्मोनरी ड्यू टू, एक मिनट हम थ्योरिकल बताते हैं, जैसे ड्यू टू इंक्रीज ऑफ pulmonary congestion it causes pulmonary hypertension। अब यहां से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गया। अब ये आगे चल के ये कहां पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो लंग्स में जब जाएगा तो कहीं ना कहीं वहां पे भी कंजेशन प्रोवाइड होगा, वहां पे कंजेस्टेड होगा, वहां पे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे, जिसके वजह से राइट वेंट्रिकुलर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो राइट वेंट्रिकुलर पे जब इफेक्ट करेगा यहाँ पे, तो एलवीएफ की कंडीशन डेवलप हुई। अब आगे चल के राइट वेंट्रिकुलर पे जब इफेक्ट पड़ेगा तो राइट वेंट्रिकुलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, then due to pulmonary hypertension it causes RVF। तो RVF की कंडीशन डेवलप हुई। RVF की कंडीशन क्यों डेवलप हुई, बिकॉज ऑफ सिस्टमिक increase of systemic congestion। मीन्स यहाँ पे आरवीएफ की राइट वेंट्रिकुलर फेलोर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ गया। अब यहाँ पे जो राइट ये आरवीएफ कंडीशन क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी आई, पल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेशर जनरेट हुआ, हाइपरटेंशन पर सिस्टमिक हाइपरटेंशन बढ़ा। सिस्टमिक हाइपरटेंशन के बढ़ने की वजह से जो ब्लड है वो बैक फ्लो होने लगा, वापस से आने लगा, जिसके वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी डेवलप हुआ। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी डेवलप होने के वजह से यहाँ पे आरवीएफ की कंडीशन डेवलप हुई। आरवीएफ की कंडीशन क्यों डेवलप हुई, ड्यू टू सिस्टमिक हाइपरटेंशन या सिस्टमिक कंजेशन।
तो इतना सारा इतना सारा घोल मेल कैसे हो गया? बस किसके वजह से? माइट्रल वॉल स्टेनोसिस के वजह से। तो सबसे पहला कारण जो है हार्ट में जब भी कोई वॉल्व खराब होती है वो सबसे पहले कब खराब होती है? जब माइट्रल वॉल स्टेनोसिस होता है। तो माइट्रल वॉल स्टेनोसिस अगर कहीं भी हो रहा है तो इनिशियल में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, लेकिन लेटर स्टेज में या प्रोग्रेसिवली ये राइट वेंट्रिकुलर फेलियर करेगा ही करेगा, जिसके वजह से बाई वेंट्रिकुलर फेलियर होगा। यानी बाई वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो गया। तो इतना सारा समरी था, इंटरकनेक्टेड था, जो हार्ट था एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड था ड्यू टू सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब अगला क्या है? इसमें क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्या क्या समस्याएं डेवलप होती हैं इसके वजह से। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। फीचर्स ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स हैं। सबसे पहले सिम्टम्स ड्यू टू इंक्रीजमेंट। साइन एंड सिम्टम्स में देखिए सबसे पहले जो है वो डिस्पनिया, फैटिग, एडमा। फिर ये 3 कंडीशन सबसे पहले डेवलप होती हैं। डिस्पनिया क्या है? डिस्पनिया मतलब ब्रीथलेसनेस या प्रॉब्लम सांस लेने में प्रॉब्लम, ब्रीथलेसनेस की कंडीशन। फिर थर्ड सेकंड क्या है? सेकंड है नॉकटर्नल डिस्पनिया। नॉकटर्नल डिस्पनिया। नॉकटर्नल डिस्पनिया मीन्स रात में सोते टाइम पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत, उसको बोलते हैं नॉकटर्नल डिस्पनिया। नॉकटर्नल डिस्पनिया उस पेशेंट को होता है जो पेशेंट जनरली अस्थमेटिक कंडीशन में होता है और फिर बाद में उसको हार्ट की कंडीशन हो जाती है। ज्यादातर उस पेशेंट को जो होता है वो डिस्पनिया, नॉकटर्नल डिस्पनिया की कंडीशन झेलने को मिलती है। सेकंड क्या है? थर्ड फिर इसमें है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया की कंडीशन डेवलप होती है। ऑर्थोपनिया वो कंडीशन है जब पेशेंट लाइंग होता है, फ्लैटली लाइंग होता है, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट के जॉइंट्स में पेन होता है सांस लेने के दौरान। फिर अब मैंने बोला था आरएसडी की कंडीशन में डेवलप होगा ड्यू टू आरएसडी। तो आरएसडी के जितने सारे सिम्टम्स हैं वो फिर डेवलप होंगे। तो आरएसडी के फिर सिम्टम्स वही जॉइंट्स पेन, फीवर एंड ऑल। अब फिर इसमें साइंस देख लेते हैं, क्या क्या साइंस जो दिखाई देता है डॉक्टर को, क्या क्या साइंस दिखाई देता है वो देख लेते हैं। साइन फर्स्ट, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन। सेकंड जुगुलर वेन प्रेशर रेज्ड होगा ड्यूरिंग एस्कल्टेशन। जब पेशेंट को एस्कल्टेट किया जाएगा, यानी जब पेशेंट की हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री लिया जाएगा, तो उस दौरान जब पेशेंट को एस्कल्टेट किया जाएगा यानी स्टेथोस्कोप से चेक किया जाएगा तो बाइलेटरल बेसल क्रेप्टेशंस देखने को मिलेगा। बाइलेटरल बेसल क्रेप्टेशन मिलेगा। क्रेप्टेशंस क्या होता है? क्रेप्टेशंस हो सकता है जब कुड़कुड़ाहट यानी पेपर के मोड़ने की तरह आवाज आए लंग्स से, जब एस्कल्टेट किया जाए उस कंडीशन में इसको क्रेप्टेशंस कहते हैं। यानी रेल्स इसकी एक और होती हैं, एक और रेल्स। दूसरा जो नोन है वो रेल है। और इसमें फोर्थ क्या होती है? पर
एब्डोमेन, पर एब्डोमेन को ऐसे भी लिखा जाता है पर एब्डोमेन हिपैचो, पर एब्डोमेन हिपैटोमेगैली की कंडीशन डेवलप होती है, स्प्लीनोमेगैली की कंडीशन डेवलप होती है। फिर अगला फोर्थ क्या है, फोर्थ इसमें सिम्टम्स हैं बाइलेटरल वेसल क्रेप्टेशंस पर एब्डोमेन हिपैटोमेगैली। अब फिफ्थ इसमें कंडीशन है कि फीवर, वही सारी कंडीशन, फीवर, हेमोप्टाइसिस की कंडीशन भी आ जाती है, हेमोप्टाइसिस की कंडीशन। फिर अब ब्रोंकाइटिस की कंडीशन भी आ सकती है, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन इसलिए आ सकती है क्योंकि वहाँ पे कंजेशन हो गया है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो इस वजह से ब्रोंकाइटिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। तो इतने सारे जो साइंस हैं वो मिलते हैं। फिर उसके बाद हार्ट मर्मर की साइन मिलते हैं, हार्ट मर्मर एबनॉर्मल हार्ट साउंड, हार्ट मर्मर क्या होता है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड। तो पैन सिस्टोलिक हार्ट मर्मर मिलता है, पैन सिस्टोलिक हार्ट मर्मर मिलता है। तो हार्ट मर्मर को लिख लीजिए एबनॉर्मल हार्ट साउंड। अब इतने सारे साइंस मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, साइन हो गया, क्लिनिकल फीचर्स हो गया। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, फाइनल डायग्नोसिस बनाने के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हो सकते हैं वो पढ़ते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए रूमेटिक हार्ट डिजीज में सबसे पहले सिम्टोमेटिक्स, जैसे सिम्टोम क्या क्या सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, उस बेस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन यानी वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट सबसे पहले ईसीजी करवाएंगे। तो ईसीजी में क्या मिलेगा, ईसीजी में फर्स्ट पी माइट्रेल की कंडीशन मिलेगी, सेकंड पी माइट्रेल की कंडीशन मिलेंगी, सेकंड क्या मिलेगा, जो आर इंटरवल है वो पढ़ा मिलेगा, मतलब प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस। ठीक, ये दो चीजें ईसीजी में मिलेंगी। सेकंड इन्वेस्टिगेशन ईसीजी करवाएंगे, फिर क्या करवाएंगे, एवीजी करवाएंगे, थर्ड क्या करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे, फोर्थ क्या करवाएंगे, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, और टीएलसी करवाएंगे। सीबीसी में ही टीएलसी आ जाएगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, क्योंकि ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाता है ड्यू टू आरएसडी, रूमेटिक हार्ट डिजीज डेवलप होगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे इन्फ्लामेशन होगी, तो जिसके वजह से टीएलसी बढ़ी नजर आएगी, ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन डेवलप होगी। तो सीबीसी करवाएंगे, एवीजी करवाएंगे, यूरिन कल्चर करवाएंगे, यूरिन कल्चर टेस्ट, फोर्थ प्रोपोनिन टी या आई भी करवाएंगे, प्रोपोनिन टी करवाएंगे या आई करवाएंगे। फिर फोर्थ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्वुलर हार्ट डिजीज के लिए 2D इको करवाएंगे। स्ट्रेस टेस्ट भी करवा सकते हैं, स्ट्रेस टेस्ट। फोर्थ नाइन्थ क्या है, नाइन्थ लास्ट है लिपिड प्रोफाइल कराएंगे। 10th है एक्सरे करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे क्यों करवाएंगे, क्योंकि चेस्ट एक्सरे करवाने में जो है वो अगर कार्डियोमेगैली की कंडीशन डेवलप हो रही है या प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है तो उस कंडीशन में चेस्ट एक्सरे करवाना मोस्ट है। और फिर एक और है, इसमें चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो हिपैटोमेगैली की कंडीशन आ रही है तो एलएफटी भी करवाएंगे, एलएफटी।
फोर्थ LFT करवाएंगे, तो KFT भी, किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाएंगे सीरम क्रिएटिनिन देखने के लिए। फिर इतनी सारी जो जांचें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जांचें हैं। आगे जो लास्ट है वो 30 नंबर पे होगा, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद ट्रीटमेंट हम चलाएंगे। ट्रीटमेंट कैसे चलाएंगे, ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो सजेस्ट करेंगे पेशेंट को, वो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट लिख लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ mitral valve stenosis, MVS, ट्रीटमेंट ऑफ mitral valve stenosis। तो फर्स्ट क्या होगा, पेशेंट को सजेस्ट करेंगे, सजेस्ट टू कंप्लीट बेड रेस्ट। पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कंप्लीटली बेड रेस्ट के लिए। सेकंड, पेशेंट को सजेस्ट करेंगे टू टेक और to avoid high salty, to avoid high salty or high fatty डाइट। मतलब फैटी डाइट नहीं खाना है पेशेंट को, लो साल्टी डाइट लेना है। थर्ड क्या लेना है, थर्ड अवॉइड डाइटरी, अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट। जो चीजें दूध से बनी हैं, यानी घी, दही, दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सारी चीजों को रोक देना है। क्योंकि कैल्सिफिकेशन, यहाँ पे जो वॉल्व होती है, कभी कभी कंडीशन ऐसी डेवलप हो जाती है, यहाँ पे जो कैल्सिफिकेशन हो जाता है वॉल्व के लेफलेट में, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जिसके वजह से भी स्टेनोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। फोर्थ क्या होगा, फोर्थ, अगर डायरेक्ट थेरेपी शुरू करेंगे तो क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले ACE इनहिबिटर देंगे, ACE इनहिबिटर देंगे, इनहिबिटर। फिर बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। सेकेंड, कार्डियोग्लाइकोसाइड, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। फिर फोर्थ क्या देंगे, फिफ्थ एंटी प्लेटलेट देंगे, एंटी प्लेटलेट्स। एंटी प्लेटलेट्स में क्या, इकोस्प्रिन, इकोस्प्रिन देंगे। फिर फिफ्थ क्या इसमें होगा ट्रीटमेंट, सिक्स्थ क्या होगा, इकोस्प्रिन देंगे। सिक्स्थ क्या होगा इसमें, वैसोडाइलेटर देंगे, वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर में क्या है, सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड या हाइड्रोलाजीन, सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड या हाइड्रोलाजीन। सेवेंथ क्या लेंगे, वैसोडाइलेटर हो गया, एसी एंटीप्लेटलेट हो गया। फिर एंटीबायोटिक क्या देंगे, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक चलाते हैं, इसमें पेनिसिलिन ग्लोब जो होता है वो सबसे बेस्ट है। पेनिसिलिन ग्लोब में बेंजाथिन पेनिसिलिन देंगे, बेंजाथिन पेनिसिलिन को देने से पहले सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तभी देंगे जब आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाने के बाद, क्योंकि इसका जो रिएक्शन है वो ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, रिएक्ट बहुत तेज करता है, तो इसलिए साइड इफेक्ट इसकी बहुत तेजी से होता है। इसलिए पेशेंट को आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट ही देंगे, आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट। सेवेंथ क्या होगा, सेवेंथ फिर वही रूमेटिक हार्ट डिजीज में जो जो चलती है, पैरासीटामोल, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और इसमें ट्रीट पेशेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और कॉजेस। लास्ट जो है वो, लास्ट क्या होता है, सर्जरी का प्रोसीजर। लास्ट सर्जरी या
या वॉल्वोप्लास्टी, वॉल्वोप्लास्टी। तो आज का जो टॉपिक है माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस वो यहाँ पे होती है खत्म। अब आज हम लोग पूरी वो जो माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस है वो एक डिजीज पूरी खत्म कर लिए हैं, जो कि माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में जाना, इसके कॉजेज जाना, कैसे डेवलप्स होते हैं ये जाना, माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस जो मॉडरेट, माइल्ड, सीवियर है वो जाना, फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स जाना, फिर उसके जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो जाना, फिर उसके बाद उसके जो इन्वेस्टिगेशंस है वो जाना, फिर उसके बाद उसके ट्रीटमेंट क्या होंगे वो जाना, इसमें जो कोरिलेट करके क्या क्या बीमारियां और डेवलप्स हो सकती हैं ये भी जाना। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने पूरा समराइज करके माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस को खत्म कर दिया है। अगला जो टॉपिक होगा वो हम कल वीडियो बनाएंगे, कल अगली लेक्चर जो होगी वो कल फिर से आएगी, अगला लेसन अलग होगा, अलग अगली न्यू टॉपिक होगी। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। धन्यवाद।